लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन भी हम देख चुके हैं, इंडियन मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी देख चुके हैं। लास्ट क्लास में ना एक छोटी सी बात आई थी एक पीडीएफ के अंदर, दैट इज मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बात थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स थे क्या, ठीक है ना, कि इन रिफॉर्म्स में ऐसा क्या किया गया। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के बारे में आज देखेंगे। बेसिकली क्या था, मिंटो उस समय इंडिया के अंदर वायसराय थे और मोर्ले जो थे वो ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो ये दोनों मिलकर रिफॉर्म्स लेके आते हैं, इसलिए इसको ना मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हुए थे और दूसरे हमारे पास वायसराय जो कि इंडिया के अंदर थे, जिनका नाम था मोर्ले, ठीक है, मिंटो मोर्ले, यानी कि वायसराय और सेक्रेटरी दोनों के बीच के रिफॉर्म्स थे, इसलिए इसको मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। आज इसी की बात करेंगे। और बेसिकली इसी के साथ ना हमारा नया इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, इसी का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट न्यू वाला। देखो, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स और इसी को हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। यानी कि हम दो इंडियन काउंसिल एक्ट देख चुके थे, 1861 के अंदर आया था, 1861 के बाद 1892 के अंदर आया, और इसके बाद फिर से इंडियन काउंसिल एक्ट आया है 1909। ठीक है, ये तीन काउंसिल एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, हमें इसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या हुआ। देखो, सबसे पहले 1906 का टाइम था। अब लिबरल पार्टी ब्रिटेन के अंदर पावर में आ गई थी और इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग भी फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के अंदर ना थोड़ी सी ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम्स ऑफ इंडिया को दी जाएगी, इंडियंस को दी जाएगी, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नाउ थिंक अबाउट गिविंग मोर पॉलिटिकल फ्रीडम टू इंडियंस। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, थोड़ी सी और ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम हम इंडियंस को प्रोवाइड करेगी, जिसको हमने बोला था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं। यानी जो मॉडरेट्स थे वो इन मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स का वेट कर रहे थे, ठीक है। मिंटो उस समय ब्रिटेन के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मॉर्ले इस समय वायसराय थे इंडिया के अंदर। इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कानून लेके आएंगे। तो वो अच्छा क्या था, तो मैंने कल बोला था आपको कि अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि अच्छा क्या है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है अपने आप के अंदर और बढ़िया टॉपिक है, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो कि इसके अंदर हुआ क्या। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि इसके अंदर क्या था। तो मुस्लिम लीग थी ना, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही थी। तो बच्चा बताएगा व्हाट डू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का सेपरेट इलेक्टोरेट मींस व्हाट? Sir, separate electorate means that the Muslim people will elect their own representatives, which would be different from the INC or the Hindu represented electatives for a particular constituency or a state. या राइट। और इसके अंदर सिर्फ वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कौन करता था? सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी के लोग, ठीक है। ओनली मुस्लिम्स विल पार्टिसिपेट, ठीक है। सिर्फ मुस्लिम लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली के अंदर मैं प्रीत विहार के अंदर रहता हूं, तो प्रीत विहार के अंदर अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए होता तो कैसे होता? प्रीत विहार के अंदर सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे और उनको वोट भी कौन डालेगा? सिर्फ मुस्लिम डालेंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोटल पॉपुलेशन है 10 लोगों की, ठीक है। और इसके अंदर से जो ग्रीन वाली पॉपुलेशन देख रहे हो, ये मुस्लिम वाली पॉपुलेशन है। इसके अंदर से अगर ये दो लोग खड़े होते हैं तो सिर्फ ये 4 लोग ही नीचे वोट डालेंगे 10 में से। यानी कि इधर जो अदर कास्ट के पीपल्स हैं, अदर रिलीजियस के पीपल हैं, इनको वोट डालना अलाउ नहीं है। दिस वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि अगर टोटल पॉपुलेशन किसी एरिया की 10 है तो इस 10 के अंदर से सिर्फ जो मुस्लिम्स थे वही इलेक्शन में खड़े होंगे और वोट भी मुस्लिम्स ही डालेंगे उन मुस्लिम्स को, ठीक है। यानी कि इलेक्शन में खड़े होने वाला कैंडिडेट मुस्लिम और उसको वोट करने वाला कैंडिडेट भी कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम होगा। दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट, ये था हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कि जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके पास किसी भी तरह का वोटिंग राइट नहीं होगा। तो ये हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट था और बाकी कास्ट के पीपल्स के लिए कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। अब इसके बाद देखो आगे कि आगे क्या होता है। देखो, मुस्लिम लीग पुट फोर्थ टू मेजर डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इन्होंने अपनी डिमांड रखी। पहले इन्होंने अपनी डिमांड क्या रखी? इन्होंने बोला कि 2 इंडियंस वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर होने चाहिए,
और वो कौन से होने चाहिए, मुस्लिम होने चाहिए। यानी इन्होंने बोला कि वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देखो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखी थी, उसमें कोई भी इंडियंस अलाउ नहीं था। अब मुस्लिम लीग क्या कहती है कि उसके अंदर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये नहीं कह रहे कि इंडियंस होने चाहिए, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम्स होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और साथ में वो बोल रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। ये डिमांड थी इनकी, यानी कि मुस्लिम लीग ये डिमांड कर रही थी तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसके अंदर, एक सेकंड बच्चे जस्ट होल्ड करना, एक सेकंड जस्ट होल्ड करना। हेलो, देखो बच्चे, अब ये हमने बैकग्राउंड देखा कि मुस्लिम लीग फॉर्म हो चुकी थी और मुस्लिम लीग की कुछ अपनी डिमांड थी, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती थी ना, तो मुस्लिम लीग भी अपनी डिमांड करती थी कि हमें क्या चाहिए। तो उनको क्या चाहिए था, एक तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मुस्लिम आ जाए, दूसरा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि एरिया के अंदर एक ऐसा एरिया आ जाए कि कुछ एरिया के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हों और वहां पे मुस्लिम ही वोट करें। तो देखो क्या होता है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट ना आज भी चलता है। कभी कभी आपकी सरकार जो बनती है उसमें आता है कि सिर्फ एससी या एसटी वाले खड़े हो सकते हैं, लेकिन वोटिंग सभी करते हैं। तो इनकी डिमांड जो थी वो गलत थी कि भाई मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे, ये गड़बड़ था, ठीक है। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब इनका बहुत गड़बड़ था। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, सेपरेट इलेक्टोरेट आज भी है, लेकिन आज कैसे होता है कि कास्ट के लोग, ठीक है, मुस्लिम्स खड़े होंगे तो, लेकिन वोटिंग सभी कर सकते हैं, ऑल पीपल्स ऑफ एनी कास्ट, हर कास्ट के लोग। तो इसी के अंदर ना भी रिफॉर्म्स आएंगे धीरे धीरे। तभी आप मान के चलो कि मुस्लिम लीग की दो डिमांड है, वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एंट्री चाहते हैं, साथ में दूसरा वो क्या चाहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते हैं। ये दो चीजें थी। अब देखो क्या होता है आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल पहले भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इंडिया में उनका एजेंट काम कर रहा था वाइसराय। इसके अंदर नो चेंज, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करा गया सेक्ट के अंदर। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल पहले था वैसे कंट्रोल अब है, यानी कि जैसा 1858 में था वैसे 1861 में रहा, वैसे ही सेम 1892 में रहा, वैसे ही सेम 1909 में रहा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में देयर इज नो चेंजेस। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 6 मेंबर एड ऑन हो गए थे पहली बार में, तो वो 6 मेंबर अभी भी एज इट इज थे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वाइसराय को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की पावर थी, लेकिन ये ऑर्डिनेंस 6 मंथ तक वैलिड रहता था। तो हमें अब ये देखना है क्या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे हुए या नहीं हुए, ठीक है ना। उस चेंजेस के बारे में हम देखेंगे। तो देखो क्या हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अलाउ इंडियंस टू ज्वाइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी सबसे बड़ा जो मेजर चेंज हुआ वो क्या हुआ, इंडियंस को अलाउ कर दिया गया कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यानी जो 6 लोग काउंसिल मेंबर थे, होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क, यानी कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और इन सारे डिपार्टमेंट में अब इंडियंस को अलाउ कर दिया गया। यानी अभी तक दोनों एक्ट के अंदर वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस अलाउ नहीं थे। और मुस्लिम लीग बोल रही थी कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम भी होने चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम इंडियंस को अलाउ करते हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हिंदू अलाउ करते हैं या मुस्लिम अलाउ करते हैं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि भाई हम किसको अलाउ कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, मुस्लिम्स को, सॉरी इंडियंस को अलाउ कर रहे हैं। तो इंडियंस को अब इस समय अलाउ कर दिया गया। अब इसके बाद देखो क्या होता है। फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा,
और इनको बनाया गया था लॉ मेंबर, यानी कि लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इनको लॉ मिनिस्टर, जिसको आज के टाइम पे आप लॉ मिनिस्टर बोलते हो, वो लॉ मिनिस्टर इनको बनाया गया। तो ये पहले इंडियन थे टू बिकम अ मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनका नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा था। अब देखो आगे क्या होता है, यानी कि पहला चेंज तो ये हुआ कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को अलाउ करा गया, और फर्स्ट इंडियन का नाम सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये नाम आप याद रखोगे, और इनको लॉ मेंबर बनाया गया, कानून मंत्री एक तरीके से। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर क्या हुआ। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर पुराना वाला देखते हैं, पहले रिकैप करते हैं कि भाई जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर 6 मेंबर थे, एडिशनल मेंबर थे वो 10 से 16 थे, और इसके अंदर हमारे ऑफिशियल मेंबर भी थे और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी थे। तो ये हमने पहले भी देखा था। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आया, 5 मेंबर नॉमिनेट करता था वायसराय, और 5 मेंबर नॉन ऑफिशियल भी नॉमिनेट कौन कर रहा था, वायसराय। तो इन्होंने बोला कि वायसराय की सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो एडिशनल मेंबर हैं वो 10 से 16 नहीं रहेंगे, वो 16 से 60 यानी बढ़ा दिए गए, यानी इंडियंस का पार्टिसिपेशन और ज्यादा अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। यानी इन्होंने बोला अब कितने मेंबर बनेंगे, 10 to 16 की जगह इन्होंने बोला 16 से 60 कर देंगे हम ये मेंबर, यानी कि 16 से 60 करे। इसका मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल भी चेंज होंगे। तो देखो कैसे चेंज होंगे, अब ऑफिशियल मेंबर हो जाते हैं 28 और नॉन ऑफिशियल रहेंगे 32, यानी ऑफिशियल बनाए 28 और नॉन ऑफिशियल बनाए 32, और 28 नॉमिनेट कराए वायसराय के द्वारा, और इस 32 के अंदर से 5 नॉमिनेट कराए फिर वायसराय ने अपनी तरफ से, यानी वायसराय ने फिर मेजोरिटी अपने पास रख ली। कैसे मेजोरिटी अपने पास रख ली, देखो 28 प्लस 5 अगर इनको एड ऑन करोगे कितना आएगा, 33, और 33 के अंदर टोटल मेंबर मैक्सिमम कितने नॉमिनेट हो सकते थे, 60। तो 60 से अगर बात करें, मेजोरिटी की बात करें, तो 33 आ रहे हैं ऑफिशियल, यानी कि वायसराय खुद ही नॉमिनेट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मेजोरिटी फिर किसकी हो गई, वायसराय ने अपने पास ही मेजोरिटी रखी, यानी कि वायसराय खुद ही नॉमिनेशन कर रहे थे। अब देखो इन्होंने क्या आगे खेल खेला, इन्होंने बोला जो 13th मेंबर नॉन ऑफिशियल वाले आएंगे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आएंगे, यानी जो मुस्लिम लीग की डिमांड भी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, तो उन्होंने बोला 13 मेंबर के केस में सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा। फिर 2 मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता एंड बॉम्बे से आएंगे, और 12 मेंबर आएंगे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस से, यहां से आपके 12 मेंबर आएंगे। तो इस तरीके से ये मेंबर अलग अलग जगह से आ रहे थे। टोटल मेंबर की संख्या 16 से 60 कर दी गई, यानी कि मिनिमम 16 मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे और मैक्सिमम 60 हो सकते हैं, जिसके अंदर से 28 इन्होंने ऑफिशियल बोले और 32 नॉन ऑफिशियल बोले। 28 नॉमिनेट कर रहे हैं वायसराय खुद, और 32 नॉन ऑफिशियल में से 5 कर रहे हैं वायसराय। 13 सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, तो 13 मेंबर आएंगे सेपरेट इलेक्टोरेट से, 2 आएंगे बॉम्बे कलकत्ता से, इसके बाद 2 इलेक्ट होके आएंगे बॉम्बे, कलकत्ता, बंगाल, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यहां से आएंगे टोटल 12 मेंबर, ठीक है। तो ये मेंबर यहां से अलग अलग इलेक्ट होके आने थे। तो टोटल मेंबर हमारे यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। तो जो सही वाली पोजीशन है वो यहाँ लिखी हुई है, ये रही, ये 16 to 60, जिसके अंदर से 28 आपके ऑफिशियल, 32 नॉन ऑफिशियल, 5 नॉमिनेट वायसराय कर रहा है, 13 सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू आ रहे हैं। अब देखो सेपरेट इलेक्टोरेट को भी इन्होंने डिवाइड करा, 5 सीटें अलॉट करी इन्होंने मुस्लिम्स के लिए, यानी कि मुस्लिम्स बोल रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट किस पे दिया, सिर्फ 5 सीटों पे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम्स को, यानी कि 5 सीटों पे सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे और मुस्लिम ही वोट करेंगे। इसके बाद 6 सीटों पे जमींदार थे, तो जमींदार को ही अलाउ करा और वही वोट करेंगे, वही खड़े होंगे। 2 सीट पे बिजनेसमैन थे, यानी कि बिजनेसमैन ही कोई खड़ा हो सकता है और बिजनेसमैन लोग ही उनको वोट करेंगे। तो ये था हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जमींदार खड़े होंगे और जमींदार ही वहां के वोट करेंगे, मुस्लिम्स खड़े होंगे तो मुस्लिम्स ही वोट करेंगे। तो ये बात भी मान ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुस्लिम लीग की, लेकिन मुस्लिम लीग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टिल नाराज थी, इनसे गवर्नमेंट से। क्यों? उसका एक रीजन था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर मुस्लिम्स को भी अलाउ करो। तो मुस्लिम्स को अलाउ करने की बात बाद में आएगी, पहले तो वायसराय सिर्फ इतना अलाउ कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कि वो सिर्फ एंट्री किसको दे रहे हैं, इंडियन को। इतनी बहुत बड़ी बात है, और एक इंडियन को एंट्री दी, और मुस्लिम लीग का कहना था कि 2 मुस्लिम से अलाउ कर दो। ऐसे कैसे 2 मुस्लिम से एकदम से अलाउ कर देंगे भाई, अभी तो उन्होंने इंडियंस भी अलाउ नहीं करा। तो हिंदू मुस्लिम तो बात की बात है, पहले तो वो इंडियंस को अलाउ कर दें, ये बहुत बड़ी बात थी। तो पहला चेंज क्या आया, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अब इंडियंस अलाउ हो गए, साथ में एडिशनल मेंबर जो कि 10 से 16 थे मैक्सिमम, उनको बढ़ा के 16 से 60 कर दिया जाए, तो मेंबर बढ़ गए काफी हद तक, जिसके अंदर से 28 नॉमिनेट होकर आ रहे हैं ऑफिशियल वाले, 38 है टोटल नॉन ऑफिशियल मेंबर, और 32 के अंदर से 5 नॉमिनेट कर रहे हैं वायसराय खुद, 13 आ रहे हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू, और
दो आ रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता एंड बॉम्बे से, और 12 इलेक्ट्रेट होके आ रहे हैं बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये यहाँ से चुन के आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेंबर अलग अलग जगह से आ रहे थे, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट भी हमने देख लिया। और इसी के साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस, यानी कि कम्युनिटी बेस पे इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई, यानी कि अब जो राजनीति है वो धार्मिक तरीके से, धर्म के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेशन स्टार्ट हो गया। अब देखो आगे क्या था सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। देखो डिस्कशन रिलेटेड टू फाइनेंस वर अलाउ, वो हमने पहले वाले एक्ट में देख लिया था, लेकिन वोटिंग इन्होंने अलाउ नहीं करी थी। अब इन्होंने क्या करा, वोटिंग ऑन फाइनेंस बिल वर आल्सो अलाउ, यानी कि इन्होंने वोटिंग उस समय अलाउ नहीं कर रखी थी, अब वोटिंग अलाउ करेंगे। दूसरा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउ, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ नहीं थे, यानी कि मैं आपको अभी ना पुराना वाला रिकैप दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये था 1892 का रिकैप। अगर हम 1861 पे जाएंगे तो डिस्कशन अलाउ था ही नहीं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का मतलब, मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूं, मैंने बोला कि मैं रेलवे का इतना बजट लेके आता हूं, आप एडिशनल मेंबर हो, आपने पूछा कि आप इतना पैसा क्यों लेके आ रहे हो, तो फिर मैंने जवाब दिया, तो मेरे जवाब देने के बाद ना आपको सप्लीमेंट्री एडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछोगे, सिर्फ एक क्वेश्चन अलाउ था, ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है, ओके सर। क्रॉस क्वेश्चनिंग अलाउ थी, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग। आपने एक क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया, बस कहानी खत्म, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। यानी अब हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना भी अलाउ करवा देंगे। यानी कि 1892 तक क्या था, पहले तो डिस्कशंस अलाउ ही नहीं था, उसको अलाउ करा गया, लेकिन वोटिंग अलाउ नहीं थी। साथ में एडिशनल मेंबर्स को क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था, तो अलाउ करा गया, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के लिए मना करा गया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि वोटिंग भी अलाउ कर देते हैं, यानी कि फाइनेंस बिल के ऊपर अब वोटिंग भी हो सकती थी, यानी इंडियंस भी, एडिशनल मेंबर्स भी अब वोट कर सकते थे। साथ में इन्होंने बोला सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना भी अलाउ है, यानी कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, सामने वाली पार्टी ने जवाब दिया, फिर मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, फिर जवाब दिया गया, फिर क्वेश्चन, यानी कि जितने मर्जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले क्वेश्चन पूछने अलाउ नहीं थे। तो ये था हमारे पास 1909 के मेजर चेंजेस, काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस के अंदर करे गए, और इसी एक्ट के थ्रू हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, कम्युनिटी वाइज। उसके बाद दिस द एक्ट इंक्रीज इंडियन पार्टिसिपेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया, और इसके बाद बजट वाले मैटर पे डिबेट वगैरह भी इंडियंस सब कर सकते थे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ गई, और साथ में स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन वर इम्पोज ऑन फ्रेंचाइजीज, यानी फ्रेंचाइजी सिस्टम्स के ऊपर इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह इम्पोज कर दी थी। तो इस तरीके से हमारा 1909 एक्ट आया, जिसको हम मिंटो और मॉर्ले रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इस अच्छे दिन की वेट हो रही थी, मॉडरेट इसका वेट कर रहे थे कि वायसराय की काउंसिल में इंडियंस अलाउ हो जाएंगे तो हम अपने हिसाब से लॉ बना लेंगे, और हमें वोटिंग का राइट मिल जाएगा, तब कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ब्रिटिशर्स कोई गलत लेके भी आएंगे, हम उसका विरोध करेंगे। तो इंडियंस ये चाहते थे कि भाई वेट करते हैं कि लेट्स सी कि मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में कुछ अच्छा होगा, तो ये अच्छा हुआ। डिस्कशन फाइनेंस बिल पे अलाउ पहले ही था, लेकिन अब वोटिंग भी कर दी गई। बस जस्ट 1 मिनट वोटिंग अलाउ कर दी गई। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउ नहीं था, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना भी अलाउ कर दिया गया। साथ में मेंबर्स हमारे पहले कम थे, अब मेंबर्स में इंक्रीज कर दिए गए। तो दिस वाज द मिंटो मॉडल रिफॉर्म, और इसी को हम अच्छे दिन बोल रहे थे, और मॉडरेट इसी का वेट कर रहे थे। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है तो उसमें। So yesterday you told us that all these reforms और जो भी pressure में British government आ रही है because of the extremist, right? So we can say this also, तो जो भी अब reforms आए हैं जो moderates wait कर रहे थे, that is the reason because of the pressure from the extremist. दोनों में We प्रेशर can था। say that. Okay. हाँ बिल्कुल, हम कह दोनों का प्रेशर था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों का। मॉडरेट तो वेट ही कर रहे थे इस चीज का, क्योंकि वो प्रेशराइज पहले से कर रहे थे दोनों साथ में मिलके। तो उनको तो थोड़ी सी सब्र था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा है कि वो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेंगे, तो वो रिफॉर्म्स लेके आए 1909 में। But they तो मॉडरेट actually भी gave the वेट raise to the religious differences basically. बिल्कुल। Sir, I have a question. या Sir, basically, we see that Montemillo reforms are being said as the good days, but then again, sir, we see that even though Indians were allowed in the executive council and they were also then given separate electorate, but at the same time, again, the power was
constituted in the hands of the viceroy and his people itself only. So how can we say that the Montemurlo reforms were the good days for the Indians? नथिंग इज बेटर देन समथिंग. पहले तो कुछ था ही नहीं, अब सब कम से कम कुछ तो था. पहले तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर भी नहीं था. अब एटलीस्ट एक मेंबर तो था जो बोल सकता था, उनका विरोध कर सकता था. वो अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे कुछ भी. फाइनेंस बिल पे वोटिंग अलाउ नहीं थी, अब वोटिंग अलाउ थी. कम से कम हमारा पार्टिसिपेशन अलाउ तो था. पहले तो वो अलाउ नहीं था. हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ नहीं सकते थे. तो दिस वाज द बेटर. प्रीवियस से पहले से बहुत बेटर था, क्योंकि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर ही कितने थे? 6. और 6 में से अगर एक इंडियन की एंट्री होगी तो अपने आप में ये हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि हमें पता था कि एक बार अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें 1 अलाउ करेगी, कल को 2 अलाउ करेगी, फिर 3 अलाउ करेगी, फिर धीरे धीरे हम प्रेशर बनाएंगे, 1935 आएगा, सारे मेंबर्स इंडियंस अलाउ हो जाएंगे. तो धीरे धीरे होगा ये काम. ये हमें पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एकदम से कुछ नहीं करेगी. तो पहले तो कुछ था ही नहीं ना, इसलिए हम इसको अच्छे दिन बोल रहे थे, क्योंकि पहले से बहुत बेटर था. क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स भी एक साथ देखो ना आप, 16 से कितने हो गए सीधे मैक्सिमम? 60. तो डबल से भी ज्यादा हो गए, 4 गुना कर दिए गए उन्होंने. समझ रहे हो? तो इसलिए हम बोलेंगे कि पहले से बहुत बेटर, इसलिए इसको अच्छे दिन बोल रहे थे हम. द ओनली रीजन, क्योंकि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर के आने का मतलब ही था, वो भी लॉ मिनिस्टर बनाया था सीधे. तो कानून तो उन्हीं के हाथ में था. कानून वाले जो बिल थे वो उन्हीं को पेश करने थे. तो एटलीस्ट कम से कम कुछ तो पावर आई हमारे पास. वो इंडियंस के फेवर में तो लॉ बना सकता था. ठीक है, लेकिन सर ये फुल नेम, बोलो बोलो. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय के फुल नेम बताना उस टाइम के. बच्चे फुल नेम मैंने भी ऐसे याद नहीं कर रखे. एक का नाम तो मिंटो है, एक का नाम मोरले है. जॉन मिंटो ऐसे कुछ करके है. आपको नाम से मतलब नहीं है, इसकी मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा. ओके, वैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो है. हाँ, मिंटो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और मोरले वाइसराय है. ठीक है, नाम सर जैसे आपने बताया था, ओके सर. जी सर जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग में जब हमारे ये वाइसरॉय का इन्होंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद लॉर्ड कैनन बने थे सबसे पहले वाइसरॉय. तो ये ऐसे आगे के भी किसी के भी पूछ सकते हैं नाम, या हमें मतलब स्पेसिफिक नेम्स से वो ही याद करने होंगे? पूरी लिस्ट दूंगा वाइसराय की और गवर्नर जनरल की. कुछ भी पूछा जा सकता है, एनीथिंग कुड बी आस्क्ड. और उसमें ना मेरा समझाने ऐसा नहीं है, आपका लर्निंग वाला कंटेंट है, आप लर्न करोगे इसको. नहीं, आई मीन टू से सर कि जैसे मान लो वो पूछ ले 1906 में वाइसरॉय कौन था. बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन ऐसे ना पूछा नहीं जाता है. अभी अच्छा. तक सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का एग्जाम होता है, वहां पे भी नहीं पूछा गया कि 1906 में कौन था. इतना जरूर पूछा जा सकता है, अगर कोई बढ़िया रिफॉर्म्स है तो वो उस समय वाइसराय कौन था इंडिया में. ठीक है सर, ठीक है सर. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल का क्या नाम था, इतना जरूर पूछा जा सकता है. ऐसा तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम 50-60 नाम है, कहाँ तक याद करोगे आप. सर तभी तो मैं पूछ रही हूँ, जैसे हमसे ये पूछा जा सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन थे, तब हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन थे. लेकिन हर एक वो स्पेसिफिक के लिए पूछा जाएगा ना सर? हाँ, स्पेसिफिक के लिए पूछा जाएगा. आप ईयर वाइज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना. वो तो कोई भी याद नहीं रख सकता. मैं तो आपको पहले बोलता हूँ, मैं तो एक भी वाइसराय का नाम याद नहीं रखता, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम देना नहीं है. मुझे आपको पढ़ाना है तो उस समय वाइसराय मेरे पास नहीं लिख सकता है, तो मैं प्रेशर नहीं लेता अपने दिमाग को बिल्कुल भी. मैं आपको लिस्ट ऑल तो प्रोवाइड करूंगा. आप ईयर वाइज अगर याद करना चाहो वो आपकी इच्छा है, आप जितना प्रिपेयर करना चाहो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो मत याद करो. बाकी आपकी इच्छा है. अगर आप सेफर साइड जाना चाहते हो तो चांसेस वेरी लेस, 0.1% चांसेस है. ठीक है, वाइसराय के नाम पूछने की. सिर्फ इतना, अगर कोई अच्छा काम हुआ है ना, किसी वाइसराय ने वो अच्छा काम करा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उस वाइसराय का नाम याद रखोगे बस. ठीक है ना, बाकी कुछ याद नहीं करना. आपने पागल हो जाओगे वाइसराय का नाम और ईयर याद करते हुए. समझ रहे हो? और याद भी नहीं रहने का, वो इतने सारे नाम है. बहुत सारे वाइसराय चेंज हुए हर 2-2 साल में. यस सर. कोई दिक्कत, सब समझ गई है? ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन था बस. क्या था? वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियंस की एंट्री अलाउ हो गई थी. साथ में एडिशनल मेंबर में 16 मेंबर की जगह अब 60 मेंबर हो गए थे. तो पहले से बहुत ज्यादा था वो, इसलिए हमने इसको बोला अच्छे दिन. और वाइसराय के एग्जीक्यूटिव में इंडियंस की एंट्री का मतलब ही बहुत अच्छे दिन से था. ठीक है, तो ये था हमारे पास मिंटो मोरले रिफॉर्म्स. अब देखो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट. अगला कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज दिल्ली दरबार. तो बताएगा दिल्ली दरबार क्या है? ये सुना है या नहीं सुना?
बहुत कम लोग जानते हैं इस दिल्ली दरबार के बारे में, बताता हूँ आपको क्या था सीन। सक्सेशन इन इंग्लैंड वेयर किंग जॉर्ज V ascended the throne। अब देखो क्या होता है, 1911 के अंदर लीडरशिप चेंज होती है ब्रिटेन के अंदर, नए राजा बनते हैं, राजा जॉर्ज V, यानी कि किंग जॉर्ज V बनते हैं, और उनकी रानी का नाम होता है क्वीन मैरी, ठीक है। और a darbar was held to commemorate the coronation of King George V and Queen Mary as Emperor and Empress of India। यानी कि जो राजा हैं इस समय किंग जॉर्ज वी और उनकी रानी क्वीन मैरी, इनको भारत का एम्परर और एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करने के लिए, उसका ताज पेशी करने के लिए, ताज पहनाने के लिए इनको इंडिया में इनवाइट करा जाता है, और ये इंडिया में आते हैं और इनको एम्परर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर करा जाता है, और वो टाइम होता है 1911 का। अब देखो क्या होता है, practically even ruling prince and noblemen in India plus thousands of London gentry and other persons of note attending to pay obeisance to their sovereigns। यानी कि लाखों के हिसाब से लोग इकट्ठा होते हैं राजा को और रानी को उनके लिए अपना एक ओबिसेंस पे करने के लिए, ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए वो लोग इकट्ठा होते हैं और राजा रानी को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं कि भाई आप हमारे राजा हो, जैसे कोई बॉस आ जाए आपका तो बॉस का स्वागत के लिए आप इकट्ठे होते हो, तो वैसे ही काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब ये जो राजा है रानी है ये कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जब आते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी कभी कभी अपनी कंपनी में जाते होंगे ना, तो सारे एम्प्लॉइज उनका बड़ा अच्छे से स्वागत करते होंगे, तो वो एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते होंगे कि भाई आपकी सैलरी बढ़ा देता हूँ 10%, 20% हाइक कर देता हूँ, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वैसे ही राजा और रानी जब इंडिया के अंदर आए थे तो इनको देखने के लिए भी ना दरबार लगा था, तो इसका नाम पता है क्या, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का मतलब दिल्ली के अंदर एक दरबार सजाया गया कि राजा और रानी आ रहे हैं ब्रिटेन के, क्योंकि राज तो उन्हीं का चल रहा है, तो राजा और रानी के लिए हम ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, तो उसके लिए सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे राजा इकट्ठा होते हैं, सारे जेंटलमैन, सारे नोबलमैन, सब लोग इकट्ठा होते हैं, जमींदार, किसान, सब लोग, आम आदमी भी इकट्ठे होते हैं देखने के लिए। आम आदमी तो सिर्फ इसलिए इकट्ठा होता है कि भाई राजा रानी दिखते कैसे हैं, उसी के लिए वो चले जाते हैं। जैसे रैलियां करते हैं ना मोदी जी, रैलियों में जाते हैं लोग, जस्ट लाइक दैट। तो मोदी जी भी रैलियों में जाके बोलते हैं ना बिहार के भाइयों के लिए ये लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ, वो चीज अलग है, उनको मिलता हो या ना मिलता हो, अनाउंसमेंट तो कर ही देते हैं ना। पहले बोला था 15 लाख मिलेंगे, लेकिन नहीं मिले, वो चीज अलग है, तो अनाउंसमेंट कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। वैसे ही कुछ अनाउंसमेंट इन्होंने भी करी थी। क्या अनाउंसमेंट थी? पहला इन्होंने अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एन्युअल्ड। मतलब जो इन्होंने बंगाल का पार्टीशन करा था ना, उसको वापस ले लिया, यानी कि बंगाल का पार्टीशन अब वापस ले लिया गया। अब देखो क्या होगा, मुस्लिम्स और ज्यादा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स तो चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हो, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इतने प्रोटेस्ट करे, उसके दबाव में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चीज वापस लेनी पड़ी। यानी कि जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी उनको ये चीज बताई होगी कि इंडिया के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट हो गया है, उससे हमारी सेल वगैरह भी कम हो गई है, लोगों ने हमारे गुड्स वगैरह को यूज करने से मना कर दिया है, कम यूज कर रहे हैं, वो अपनी स्वदेशी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो उनको भी लगा कि भाई कोई बात नहीं, मैं जाके एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ, बंगाल पार्टीशन हम वापस ले लेते हैं। यानी कि जो इन्होंने बंगाल का पार्टीशन करा, दो इन्होंने बोला कि पहले जैसा बंगाल रहेगा। अब यहाँ से ना और ज्यादा, क्योंकि मुझसे थे कि भाई हमारे लिए एक एरिया होना चाहिए, ठीक है, उनको लगता था कि भाई हमारा भी कोई एरिया सेपरेट होना चाहिए। बंगाल उस समय टोटल इंडिया का 20% वाला एरिया हुआ करता था बंगाल, तो वो चाहते थे कि भाई 20% एरिया तो हमारे पास अपना सेपरेट हो गया है, तो अच्छी बात है, तो उनको लगता था कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन नेशनल कांग्रेस का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती नहीं थी कि बंगाल का पार्टीशन किसी भी हाल में हो, तो उन्होंने प्रेशर बनाया। तो फाइनली जब राजा इंडिया के अंदर आते हैं तो वो खुश करने के लिए पहले अनाउंसमेंट यही करते हैं कि बंगाल का पार्टीशन हम दूसरे कैपिटल को शिफ्ट करा इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली, यानी कि हम ये अनाउंसमेंट थी कि शिफ्ट करते हैं दिल्ली, यानी कि भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करेगी। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ईयर के अंदर कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करा गया? 1911, 1900 वाले ईयर वो ईयर था जिस समय भारत की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करेगी। और कौन से राजा ने करी थी? जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। जब ये लोग इंडिया के अंदर आए थे, स्वागत हुआ था इनका, तो इन्होंने हमें कुछ गिफ्ट दिए थे, तो ये गिफ्ट की तरह था। पहला गिफ्ट इनका था कि बंगाल का पार्टीशन रद्द किया जाता है, और दूसरा आपकी कैपिटल को हम कलकत्ता से करके दिल्ली कर देते हैं। और उसी के बाद से ना आज तक हमारी कैपिटल दिल्ली बनी हुई है, ठीक है। और मैक्सिमम जो भी कानून बने हुए हैं ना, वो अंग्रेजों वाले आज भी चल रहे हैं, एज इट इज चलाते हैं हम उनको, बस चेंजेस करते रहते हैं। अब इसके बाद देखो, द रॉयल कपल मेड एन अपीयरेंस एट द झरोखा। झरोखा बोलते हैं बालकनी विंडो,
ठीक है, ऑफ रेड फोर्ट, यानी रेड फोर्ट के अंदर बालकनी विंडो पे रॉयल कपल खड़े, यानी कि वो राजा और रानी, इनको ना मुकुट वगैरह सब पहनाया गया था। ये ताज देख रहे हो ना आप, इनको पूरा ताज वगैरह पहनाया गया था, ये हीरो से जड़ा हुआ था, राजाओं ने लाके दिया था, इनको ताज वगैरह प्रॉपर दिए गए थे। फिर ये जो रानी और राजा आए थे ब्रिटेन से, ये रेड फोर्ट की बालकनी पे खड़े हुए थे दोनों रॉयल कपल, और वहां से इन्होंने दर्शन दिए थे अपने सब, यानी कि बालकनी में खड़े होके, और पब्लिक इनको देख रही थी, लाख के हिसाब से लोग इनको देखने के लिए वहां पे बालकनी में इकट्ठा हुए थे बाहर। तो द रॉयल कपल मेड एन अपीयरेंस एट द झरोखा, झरोखा आप बोलते हैं बालकनी विंडो रेड फोर्ट, वहां पे खड़े हुए, और आप ये देख रहे हो ना 5 लाख के हिसाब से लोग, 5 लाख लोग उस समय इनको देखने के लिए सिर्फ दिल्ली थे कि भाई राजा और रानी दिखते कैसे हैं, सिर्फ इनको देखने के लिए। तो ये था दिल्ली दरबार। तो दिल्ली के अंदर जॉर्ज वी के स्वागत में और उनकी रानी के स्वागत में एक दरबार लगाया गया, और उनको हमने सम्मानित करा, उनका ऑनर करा, उनका सत्कार करा, और साथ में उन्होंने भी हमें 2 गिफ्ट दिए। पहला गिफ्ट दिया था बंगाल को रद्द कर दिया, और दूसरा उन्होंने बोला कि आपकी कैपिटल को शिफ्ट करके हम कलकत्ता दिल्ली कर देते। तो ये था दिल्ली दरबार। किसी को कुछ पूछना है दिल्ली दरबार में? छोटा टॉपिक है। सर ये लास्ट में 5 लाख वाला क्या है सर? 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे राजा और रानी को देखने। जैसे मोदी जी रैली करते हैं ना, अभी अनाउंसमेंट हो जाएगी सलमान खान इकट्ठा होने वाले हैं इसमें, तो पब्लिक जाएगी पागलों की तरह, वैसे ही जस्ट लाइक 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इनको देखने के लिए सिर्फ उस समय 1911 में। उस समय तो पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, उस हिसाब से मान के चलो 50 लाख लोग। So after them, when did this Queen Victoria came? Like, do we हम इनके बारे में ये क्वीन विक्टोरिया? नहीं, क्वीन विक्टोरिया नहीं चल रही, क्वीन क्वीन विक्टोरिया नहीं है अभी। अब तो जॉर्ज 5 आए हैं और उनकी क्वीन आई है, राजा चेंज हो गया है। ये नए राजा बने हैं, और राजा बनने के बाद इन्होंने इंडिया को विजिट करा है। भाई जैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट शासन चला रहे थे ना यहाँ पे, राजा ने बोला कि एक बार इंडिया में देख के आता हूं कि इंडिया में क्या चल रहा है। वो इंडिया के अंदर और ज्यादा राज करना चाहते थे, तो इंडियंस गिफ्ट देके गए कि भाई इंडियंस कुछ टाइम तक शांत बैठ जाएं। तो उन्होंने बोला बंगाल का पार्टीशन रद्द कर देते हैं, नाराज मत हो, गुस्सा मत करो, क्योंकि आंदोलन कर रहे थे हम लोग, स्वदेशी मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा था। तो इसकी असर वहां तक पहुंचा था ब्रिटेन तक, उसका बॉयकॉट कर दिया, सॉल्ट का बॉयकॉट कर दिया, और कपड़े खरीदने बंद कर दिए थे। तो उनको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। तो राजा ने बोला कोई नहीं, राजा जैसी चेंज हुए कि मैं इंडिया में जाऊंगा, एक बार इंडियन से बात करूंगा। तो उन्होंने गिफ्ट दिया कि बंगाल का पार्टीशन हम फिर से रद्द कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज मत हो। तो इंडियंस को लगा भाई मेरा राजा थोड़ा सा बेटर है। तो अब ये जो नए राजा है ना, बहुत सारे रिफॉर्म्स करवाएंगे, बहुत बेटर राजा ब्रिटेन के अंदर आते हैं जो इंडियंस के लिए काफी कुछ सोचेंगे। यानी कि अब सरकार जो चलेगी ना, बहुत बड़ी सरकार चलेगी। सर कौन सी क्वीन को प्रेज करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी? तो मैं अभी, मेरे को अभी रिमेम्बर नहीं है, जब आएगा टॉपिक तब मैं देखूंगा, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ से जो अगला टॉपिक स्टार्ट है, दैट इज होम रूल लीग पार्ट 1। होम रूल लीग मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। अभी पार्ट कंप्लीट होगा तो पार्ट 1, अदरवाइज 2 भी हो जाएगा, तो आज 2 भी कंप्लीट करेंगे। कल छुट्टी रहेगी राखी की, कल कोई क्लास नहीं होगी। अब देखो, होम रूल लीग थी क्या और कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम आप हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। तो सवाल आता है एनी बेसेंट कौन थी, इनके बारे में भी देखेंगे, और होम रूल लीग थी क्या, इसके बारे में भी देखेंगे। इस होम रूल लीग की शुरुआत होम रूल हुई थी आयरलैंड से। यानी आपके एग्जाम का पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है कि होम रूल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? वो मानी जाती है आयरलैंड से। और गवर्नमेंट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही है बच्चों? सर आ रही है, लेकिन थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, अभी बेटर है? हाँ जी सर। हेलो हेलो सर क्लियर है अब? देखो, होम रूल का मतलब क्या था? होम रूल का मतलब, होम का मतलब घर, रूल का मतलब अपना शासन।
यानी कि अपने नियम अपना शासन, यानी कि इंग्लिश में सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार हमारी होनी चाहिए। तो होम रूल का मतलब था कि भाई हमारा खुद का राज होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था होम रूल लीग। होम रूल लीग की शुरुआत करने वाली जो थी वो एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, इसकी आयरलैंड से शुरुआत होती है होम रूल की। यानी कि होम रूल की शुरुआत हुई थी आयरलैंड से। उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाली कौन है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट उस कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करती है। बेसिकली वो होम रूल लीग करने नहीं आती इंडिया के अंदर, उन आने का पर्पज कुछ और होता है। लेकिन फिर जब वो इंडिया के अंदर है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से राज कर रही है इंडियंस के ऊपर, तो उनको इंडियंस के ऊपर भी सिंपैथी आती है, उनको भी हमदर्दी होती है इंडियंस से, और वो यहाँ पे एक संस्था स्टार्ट कर देती है होम लीग। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, इंडियंस भी उनको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगी, यानी कि के अंदर एक्टिव हो जाएंगी। एनी बेसेंट धीरे धीरे करके जब वो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स जाति कर रहे हैं इंडियंस के साथ, यानी कि इसके साथ नहीं हो रहा, तो उनको सिंपैथी आती है, तो वो जुड़ जाती है, एक नई लीग स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, यानी कि मतलब वी नीड अवर सेल्फ गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ 1886 में आयरलैंड में शुरुआत हो गई थी कि भाई हमें होम रूल चाहिए, हमें अपना शासन चाहिए, यानी कि हमारी सरकार होनी चाहिए। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आयरलैंड को अलाउ कर दिया था 1920 में कि ठीक है शासन तुम्हारा लेकिन राज हमारा होगा। यानी कि ब्रिटिशर्स ने आयरलैंड को बोल दिया था ठीक है। यानी कि जैसे आपने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखी, आयरलैंड में जो वायसराय थे उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे के सारे मेंबर इरिश कर दिए थे। जैसे इंडियंस में सिर्फ एक अलाउ करा था, अब सारे आयरलैंड के इरिश पीपल्स को अलाउ कर दिया गया था 1920 के अंदर। यानी 1886 में उन्होंने शुरुआत करी थी कि भाई हमारा शासन होना चाहिए, ठीक है। और तब जाके उनको कामयाबी मिली 1920, यानी कि आयरलैंड को भी 34 ईयर्स लग गए अपना राज लेके आने में। तो हमें भी इतना ही टाइम लगेगा अप्रॉक्स कि हमारा भी अपना शासन आ जाएगा, हमारा भी रूल आएगा। इतने ही टाइम पीरियड के अंदर 25 साल के अंदर ब्रिटिशर्स हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे। तो देखो क्या होता है, 1893 का टाइम पीरियड होता है। 1893 के अंदर आयरलैंड से एक लेडी इंडिया के अंदर आती है और वो क्या करती है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को इंडिया के अंदर बनाती है। थियो और सोफिया, थियोसॉफिकल दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस और सोफिया। थियोस का मतलब है गॉड और सोफिया का मतलब है विजडम। यानी कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर हर तरह के भगवान रहे हैं। भगवान बुद्ध ने भी यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करा है, जैन भी हुए हैं यहाँ पे सिख भी हैं, सिखों के गुरु भी हैं, यहाँ पे हिंदुओं के भी काफी सारे गॉड हुए हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इंडिया में आना चाहती थी। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना उनका पर्पस था। और इसका पर्पस क्या था, गॉड्स के बारे में, यानी कि भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान है भी, एग्जिस्ट है या नहीं है, उनके बारे में रिसर्च करना इनका मेन पर्पस था इंडिया के अंदर। यानी कि एनी ये प्लान करती है कि वो के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगी, इकट्ठा करेंगी और उसको लोगों को बताएंगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, टू अटेन विजडम इन ऑर्डर टू रियलाइज द गॉडहुड, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि भाई भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके बारे में इनको ज्ञान प्राप्त करना था और सारे लोगों को उसके बारे में बताना था कि भाई गॉड किस तरीके से है या नहीं है। ठीक है, अब सेम थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय अमेरिका के अंदर भी चल रही थी और उसी कॉन्सेप्ट को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा। और इन्होंने क्या करा था, उसी समय दो न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस करे थे अपने, यानी कि दो प्रिंटिंग मीडिया न्यूज़पेपर थे। पहले न्यूज़पेपर का नाम कॉमनवेल्थ और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था न्यू इंडिया। यानी कि आने के बाद इंडिया के अंदर इन्होंने धीरे धीरे दो न्यूज एजेंसी बनाई। पहले न्यूज़पेपर का नाम था कॉमनवेल्थ और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था, जैसे आज के टाइम पे देखते हो ना, दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, जस्ट लाइक दैट। उस समय पता है क्या था, उस समय जितने भी ये लीडर्स थे ना हमारे, वो सब प्रिंटिंग प्रेस जरूर चला, क्योंकि प्रेस ना एक ऐसा मीडियम होता है, सबसे ज्यादा डराने के जो काम में आता है ना वो मीडिया है। अगर आप किसी उड़ाना चाहते हो तो मीडिया के खिलाफ, मीडिया में चले जाओ उस बंदे के खिलाफ, तो मीडिया उसको चीख चीख के पूरे देश में बता देगी। तो यानी कि उसकी रेपुटेशन सिर्फ एक जगह खराब नहीं होगी, पूरे इंडिया में खराब होगी। तो लोगों को उस समय लगता था कि मीडिया इज अ पावरफुल मीडियम, जो कि आज के टाइम पे भी है। लेकिन उसमें तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बहुत ज्यादा बनाई जाती थी, आज के टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस इतनी ज्यादा नहीं बनाई जाती। यानी कि इनके न्यूज़पेपर थे, पहले का नाम कॉमनवेल्थ और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था, अब इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन भी कर लेती है। यानी कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की So again, your voice is breaking a lot. होता है। हाँ, हेलो, Yes, sir. तो
ये सब भी आ रही है आवाज, पर बीच में क्रैक हो गई थी काफी ज्यादा। हेलो, सर अभी आ रही है बट स्क्रीन नहीं आ रही। क्या टाइम कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है, कांग्रेस का चाली सर फिर ब्रेक होनी शुरू हो गई। 115 के अंदर ब्रेक होनी शुरू हो गई। ये सर फिर से ब्रेक हो रही है आवाज। ऑर्गेनाइज होता है बॉम्बे के अंदर। सर फिर से ब्रेक हो रही है आवाज। एक काम करना, रिकॉर्डिंग अभी सुन लेना, मैं 5 मिनट में क्लास ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं टॉपिक नहीं छोड़ूंगा बस, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग लगा लेना 10 मिनट बाद, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप लेफ्ट करना चाहो लेफ्ट, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो रहा हो लेकिन मेरी क्लास अगर आपको अभी जा रहा है तो क्लियर है, क्योंकि मैं अभी सेशन ओवर ही कर रहा हूँ, इस सेशन को ओवर करके ही छोड़ दूंगा, तो आप वो रिकॉर्डिंग लगा देना नीचे इसके, ठीक है। देखो क्या सीन था, बॉम्बे के अंदर कांग्रेस का सेशन होने वाला था और वो जो सेशन था ना, उस सेशन का नाम था बॉम्बे सेशन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। और एनी बेसेंट 1914 में इस कांग्रेस को ज्वाइन कर चुकी हैं। अब क्या होता है, बॉम्बे के अंदर जो सेशन होता है तो एनी बेसेंट इसके अंदर बोलती है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, होम रूल लीग शुरू करनी चाहिए। यानी कि ये बोलती है कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कि आयरलैंड ने भी होम लीग की शुरुआत करी थी, हम भी होम रूल की शुरुआत करते हैं, यानी कि होम रूल लीग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये अल्टीमेटम भी दे देती हैं, आई कैन वेट ओनली टिल सितंबर 1916, यानी कि 1915 में कांग्रेस का सेशन हो रहा है और एनी बेसेंट अल्टीमेटम दे रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कितना वेट करूंगी, सितंबर 1916 तक का वेट करूंगी। यानी कि दिसंबर में अभी कांग्रेस का सेशन चल रहा है, यानी कि ये देख ही रहे हो आप, सितंबर 1916 यानी अगले साल सितंबर तक वेट करेंगे कि कांग्रेस के जवाब का इंतजार करूंगी मैं कि भाई हमने होम रूल लीग स्टार्ट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। अब क्या होता है, बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो 1914 के अंदर रिलीज हो जाते हैं क्योंकि इनको जेल में डाल दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब 1914 का टाइम पीरियड आता है, बाल गंगाधर तिलक रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा है, इस सेशन को बाल गंगाधर तिलक यानी कि आइडिया किसका था, आइडिया था एनी बेसेंट लेगा इस आइडिया को बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ना सबसे पहले हाथ मार देंगे और होम रूल लीग की स्टार्ट कर देंगे। इंडिया के अंदर जो होम रूल लीग चलेंगी ना वो दो चलेंगी, एनी बेसेंट अपनी रूल लीग बनाएंगी, बाल गंगाधर तिलक अपनी होम रूल लीग बनाएंगे। तो क्या हो रहा है, सेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक भी हैं क्योंकि वो थे जेल से 1914 के अंदर ही। तो बाल गंगाधर तिलक को लगता है कि भाई होम रूल लीग का जो आइडिया है तो बहुत बढ़िया आइडिया है, यानी कि हमारा शासन होना नहीं है, उसके लिए हम एक संस्था बनाते हैं, को जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा शासन होना चाहिए, हमारा रूल होना चाहिए, उसके बारे में देखने के लिए। तो इनको लगता है इट वाज अ नाइस आइडिया और स्टिल प्रेजेंट अभी भी वेट कर रही है कि ब्रिटिश सॉरी नेशनल कांग्रेस कब बोलेगी हाँ हम होम रूल लीग के लिए तैयार हैं, यानी एनी बेसेंट स्टिल वेटिंग फॉर कांग्रेस अप्रूवल। और बाल गंगाधर तिलक को लगता है इट इज अ नाइस आइडिया, उनको ये लगता है ये बहुत बढ़िया आइडिया है। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अप्रूवल का वेट नहीं करते, बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि कोई स्टार्ट करे या ना करे मैं तो होम रूल लीग स्टार्ट करके रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और ये स्टार्ट करते हैं बॉम्बे से अप्रैल 1916, यानी अप्रैल 1916 के अंदर एनी बेसेंट स्टिल अभी वेट कर रही है क्योंकि उन्होंने सितंबर 1916 का टाइम दिया था कि मैं सितंबर 1916 तक वेट करूंगी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक को लगता है कि ये तो आइडिया बहुत बढ़िया है, भी एनी स्टार्ट करे उससे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के स्टार्ट कर होम रूल लीग की स्टार्टिंग कर दी। अब इसके बाद क्या आ रहा है, सितंबर 1916 आता है, एनी बेसेंट वाज स्टिल वेटिंग फॉर कांग्रेस डिसीजन, वो अभी भी कांग्रेस का वेट कर रही हैं। और उसके बाद क्या होता है, एनी बेसेंट अपने फ्रेंड अरुंडले के साथ मिलके होम रूल लीग की स्टार्टिंग कर देती है। तो दिस वाज द होम रूल लीग पार्ट 1। तो इंडिया के अंदर होम रूल